हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं वेदुआरा के प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सबसे पहले आपने द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के चैप्टर्स में आपने जाना ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उसमें मैंने प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्लियर किया था। अब क्या है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले आपको पहले फ्रेंड्स मोटिवेटेड रहना है। जैसे जैसे आगे आपका दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एग्जाम का डेट्स नज़दीक आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक अच्छी बातों के साथ मैं क्या करता हूँ, आज की क्लासेस शुरू करता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे ये सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे फ्रेंड्स। ये आपका आज का पॉजिटिव कोर्स है जो आपको फोकस्ड करना है। देखो फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो ना, एग्जाम आपका 26 से स्टार्ट है, टाइम आपके पास लिमिट है, फिर भी हो सकता है कि आपकी एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्जाम को इफेक्ट डाल सकती है। तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि कल ही मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम देने कल जा रहा हूं, उसके लिए मुझे आज प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस सोच के साथ आप बढ़ोगे ना फ्रेंड्स, तो एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो देखो मैंने द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में मैंने बहुत सारी बातें की थी। उसमें मैंने 3 टॉपिक्स बताया था कि कवर करना होता है। आपका फर्स्ट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, दूसरा आपका 19th सेंचुरी था, फिर आपका इंटर वॉर इकोनॉमी द पोस्ट वॉर ईरा था। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था ना कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड मैंने कवर कर लिया था। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखो, उसमें मैंने प्री मॉडर्न वर्ल्ड कवर किया था। और जब लास्ट आया था फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में मैंने ये बताया था फ्रेंड्स कि चाइना जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड से खुद को क्या कर लिया था, एग्जिट कर लिया था, जिसके कारण यूरोपियंस लोग जो थे उनको एक मौका मिल गया था ग्लोबल ट्रेड लाने का। विश्व में अपना नाम एक ट्रेडर्स के रूप में, एक ग्लोबल वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उनको एक चांस मिल गया, जो ये क्या कि इसी के थ्रू वो आगे बढ़े थे। अब देखो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक यदि मैं बात करूं द 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी माना जाता है कि था ग्लोबल वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल रहा था फ्रेंड्स, जिसमें आपका 1815 से लेकर 1914 तक लगभग 100 सालों तक का ये ग्लोबल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस को ही डेडिकेटेड था। मतलब यूरोपियन लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसमें यदि मैं बोलूँ कि एज यू नो इन प्रीवियस क्लासेज दैट चाइना रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम ग्लोबल वर्ल्ड इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में चाइना ने क्या किया था, ग्लोबल वर्ल्ड से खुद को क्या कर लिया था, एग्जिट कर लिया था, जिसके कारण यूरोपियंस मार्केट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेजुअली ऑल ट्रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स यूरोप। इसके कारण जितने भी यूरोपियन मार्केट थे वो क्या कर गए, वर्ल्ड लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपना ट्रेड को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था फ्रेंड्स। और ये यूरोप ऑल ट्रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स यूरोप, मतलब यूरोप की ओर सारा अपना क्या कर दिए थे, अपने सारे व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आज की जो टॉपिक है फ्रेंड 19th सेंचुरी, जो आपका 1815 से 1914 के बीच में आपका था। उसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है कि 3 तरह से इसको समझना है। आपका जो 19th सेंचुरी था ना फ्रेंड्स, वो 3 तरह में बटा हुआ था, 3 तरह से उसका फ्लो चल रहा था। जो फर्स्ट फ्लो था फ्रेंड्स, वो क्या था आपका फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड से रिलेटेड फ्लो चल रहा था, जिसमें आपके क्या थे, देखो इंडिया इमर्ज्ड एज अ लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ड्यूरिंग दोज टाइम इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्पाइसेज, टी, राइस एंड मेनी अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उस टाइम मतलब 19th सेंचुरी के टाइम इंडिया जो था ना वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, क्या, कच्चे सामान का, रॉ मटेरियल्स का। और जितने भी सामान थे आपके जो कि इंपोर्ट के लिए थे, कच्चे सामान हो गए या फिर आपके मतलब खेती से रिलेटेड हो गए, अनाज वगैरह हो, उसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर उस वक्त था ना फ्रेंड्स, इंडिया था। क्योंकि इंडिया को उस वक्त सोने की चिड़िया भी कहते थे इस वजह से। तो आप ये समझो कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडिया जो था वो एक लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था। और मैन्युफैक्चर गुड जितने भी माल्स वगैरह थे, मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह थे, उसका क्या था, एक बड़ा इंपोर्टर था। ड्यूरिंग दोज टाइम इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्पाइसेज, टी, राइस एंड मेनी अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उस टाइम पे इंडिया क्या कर रहा था, बहुत सारे स्पाइसेज, टी, चावल और बहुत सारे अनाज का क्या कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था और क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स,
इतनी बातें। फिर आगे मैं बढ़ूं तो आता है आपका क्या कि फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ ट्रेड में आपका ये जानना था। फ्लो ऑफ लेबर में आपको क्या जानना है कि इट रिफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का पलायन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स, कि फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसमें क्या किया गया ना कि माइग्रेशन, तंगी से आकर, आर्थिक तंगी यानी कि इकोनॉमिकल तंगी से आकर क्या कर दिया था, पीजेंट्स वगैरह लोग जो थे उन्होंने क्या किया, या लेबर लोग जो थे वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए खुद को। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप एंड रिजल्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी लेड टू अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया फ्रेंड्स तो देखो लेबर्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगा, और उस वक्त जो एशियन कंट्री थे वहां पे लेबर्स के जो चार्जेस थे उस वक्त काफी लो थे, जिस वजह से जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो यूरोप में, तो जितने भी आपके वर्कर्स थे, लेबर थे, वो क्या हो गए, उनका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगा यूरोप में, जिस वजह से जो लेबर्स लोग जो थे वो पलायन करने लगे, माइग्रेट करने लगे खुद को एक जगह से दूसरे जगह पे। फिर दैट्स वाई लेबर्स इंट्रोड्यूस्ड बाई कंट्रीज वेयर इनकरेज, जितना भी लेबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उनको इनकरेज किया गया था ताकि उनको दूसरे कंट्री ले जाया जा सके और उनको अच्छी खासी आमदनी हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबर्स वेयर वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, इन माइंस, इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब जो लेबर्स लिमिट सोर्स में काम कर रहे थे फ्रेंड्स, अब वो ग्लोबल वर्ल्ड में आ चुके थे और उस ग्लोबल वर्ल्ड में उनको काफी सारा काम मिलने लगा था। उन सारे कामों में आपके क्या थे, आपके प्लांटेशंस मिलने लगे, खान वगैरह में, माइंस वगैरह में क्या कोयला वगैरह निकालने का तरीका वो आपका होने लगा काम, रोड वर्कर, रोड में भी काम किया जाने लगा। फिर आपके जितने भी रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे सारी चीज़ों में आपके लेबर्स लोग का इन्वॉल्वमेंट होते चला गया, जिस वजह से भी ग्लोबल वर्ल्ड पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, फिर देखो फ्रेंड्स, indentured laborers were hired under contract which promised their return to India after working for 5 years in the plantation। मतलब क्या है कि फ्रेंड्स जितने भी लेबर्स थे तो इंडियंस ही, मगर गए थे बाहर काम करने के लिए ताकि वो कुछ आमदनी करके क्या कर सके, अपनी फैमिली के पास दोबारा लौट सके। और ये यूरोपियंस लोग का भी कहना था कि ठीक है आप 5 साल मेरे पास काम कीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, आपके मुल्क, आपके देश भेज दूंगा। बट hired under contract which promised their return to India after working for 5 years in the plantation, they had very few legal rights। लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। और ये जो था ना, दूसरी चीज ऐसा उन्होंने नहीं किया यूरोपियन कंट्री ने, और साथ ही साथ क्या कर दिया था, उनके लिए कुछ ही लीगल राइट्स को ही प्रीफर किया था फ्रेंड्स। सोचो यहां पर भी लेबर्स लोग मार खाना स्टार्ट हो गए थे। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड, फर्स्ट आपका क्या था, फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा क्या था, दूसरा आपका था फ्लो ऑफ लेबर, थर्ड जो है फ्रेंड आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। आपको तीनों टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, इसमें क्या था फ्रेंड्स कि टू फाइनेंस द वर्ल्ड वॉर द ब्रिटेन टूक हाई लोन्स फ्रॉम यूएसए। वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग में ब्रिटेन ने क्या किया था फ्रेंड्स, यूएसए से काफी ज्यादा लोन लिया था, जिसका इंडिया पे इफेक्ट पड़ा था फ्रेंड्स, आगे मैं वही बताऊंगा। सिंस इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल द इम्पैक्ट ऑफ दिस लोन्स डेप्ट वॉज फेल्ट इन इंडिया टू। अब बोलो, ब्रिटेन जब कर्ज लिया था किसी दूसरे देश से, तो अब कर्ज लेने चुकाने की भी बारी थी, तो वो चुकाने का जो काम था फ्रेंड्स, अब वो उस वक्त क्या था, 19th सेंचुरी के पास आसपास इंडिया क्या था, अंग्रेजों का ही गुलाम था ना। तो सिंस इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल द इम्पैक्ट ऑफ दिस लोन्स डेप्ट वाज फेल्ट इन इंडिया टू। जो ये डेप्ट लिया था ब्रिटेन, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इंडिया पे भी पड़ा था, क्योंकि इंडिया से काफी ज्यादा वर्क किया जाने लगा, खेती वगैरह इंडिया से जबरदस्ती किया जाने लगा था। ठीक है, जिसके कारण भी इंडिया पे इसका इफेक्ट देखा जा सकता था, ब्रिटेन जो कर्ज लिया था अमेरिका से। उसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेज एंड लोअर द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट बाउट फ्रॉम दी कॉलोनी। जितने भी कॉलोनी से आते थे उनका टैक्सेज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने, ताकि जितना उनको टैक्स आएगा उतना उनको फायदा होगा, और जितना फायदा होगा उस हिसाब से आपके जो कर्ज चुकाने की जो थी अमेरिका लोगों को, वो भी आपका क्या होता, कंप्लीट होता। तो ये सारे मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या कि इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा था, जो भी आप कर्ज लिया था, कौन, ब्रिटेन अमेरिका से, उसका। इतनी बातें क्लियर हुई फ्रेंड्स। आगे मैं आऊं फ्रेंड्स, तो इट ऑल्सो इफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी वेरी स्ट्रांगली। ऑल्सो कैपिटल मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर शॉर्ट
टर्म ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और ये जो चीज़ें थी फ्रेंड मूवमेंट फ्रॉम कैपिटल में, एक चीज़ और कि ये जो था ना इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि टैक्स, अब देखो प्रोडक्शन बढ़ने लगा था जिस कारण से फायदा होना शुरू था। बट ऑल्सो कैपिटल मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर शॉर्ट टर्म ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। कम टाइम में ज़्यादा दूरी तक, ज़्यादा दूर दूर तक क्या हो रहा था, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा था। ड्यू टू प्रोडक्शन जो था इंडिया का बढ़ गया था, जिस वजह से इफेक्ट इसको क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे, ग्लोबल वर्ल्ड पे पड़ा था फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आऊं अगला टॉपिक में जो इसमें जानना है 19th सेंचुरी में, वो ये जानना है कि वी विल डिस्कस दिस 19th सेंचुरी विथ 7 टॉपिक्स। इस 19th सेंचुरी का ना हम 7 बातों से जानेंगे, 7 तरह से इसको हम समझेंगे। पहला आपका क्या था फ्रेंड्स, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। एक वर्ल्ड का इकोनॉमी अपना स्थान ले चुका था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब गिनती की जाने लगी थी उसकी। उसके बाद आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी था, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी था। तीसरा आपका था जो 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म आया था वो, ठीक है। फोर्थ था आपका रिंडर पेस्ट एंड कैटल प्लेग। आपको पता है कि गायों में क्या था, एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी जिसके कारण 90% कैटल्स मर गए थे फ्रेंड्स उस ड्यूरिंग में, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। इंडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जितने भी इंडिया के वर्कर्स थे वो क्या हो रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे दूसरे कंट्रीज में ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, मतलब कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि पैसा मिलता था नहीं था उनको काम के हिसाब से, तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे दूसरे देशों में। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। इंडियन ट्रेड क्या था, कॉलोनिज्म कैसे आया था, और इंडियन सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम क्या था। ये 7 टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। कौन कौन सा, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म, रिंडर पेस्ट एंड कैटल प्लेग, इंडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। ये 7 टॉपिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं इसमें बात करूं सबसे पहले ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस की, तो देखो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से फ्रेंड्स आपका जो पॉपुलेशन था ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इस वजह से भी ये चीजें आपका क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस, इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल वर्ल्ड पे लाना जरूरी था, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे पास मान लो कैपिटल है ही नहीं और हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें हमें क्या कर सकती है, नुकसान दे सकती है ना। जहां पे हम 3 रोटी खा रहे हैं वहां पे हम 2 रोटी खाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ पैसा, मनी, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या थी कि उस समय कॉर्न लॉ जो था फ्रेंड्स वेरी इम्पोज्ड, विच मीन्स रेस्ट्रिक्शंस इन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, यानी कि जो मक्के की खेती होती थी ना उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस ला दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, मक्के की खेती जो होती थी उस पर भी क्या ला दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस ला दिया गया था। फिर तीसरा क्या था फ्रेंड्स कि थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन फ्लॉक टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज। हजारों मेल और फीमेल वर्कर्स जो थे वो क्या हो गए थे, शहर को छोड़ चुके थे और कहां पलायन कर गए थे, विदेशों की ओर पलायन कर चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश फार्मर्स वेयर अनेबल टू compete with imports, most of the areas were left uncultivated। मतलब ब्रिटिश फार्मर्स जो भी थे वो क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, इंपोर्ट्स करने में असमर्थ थे, जिस वजह से भी जितने भी एरिया थे जो कि खेती से रिलेटेड थे वो क्या था, आपका वैकेंट ही रह गया था, उस पर खेती नहीं हो रही थी। अगला जो था फ्रेंड्स कि एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। जब आपका फूड का प्राइस गिरने लगा फ्रेंड्स तो कंजम्पशन जो था ब्रिटेन में वो बढ़ गया था, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद आपका क्या कि फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम एंड मोर फूड इंपोर्ट्स। मतलब कि जो आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फास्ट होने लगा था उस वजह से ब्रिटेन क्या किया था, लेट करने लगा था जो आपका इनकम है और फूड इंपोर्ट्स था जो भी था वो उसका लीडर जो था, वो लीड जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन ही एक ऐसा कंट्री था जो आफ्टर
आफ्टर आपका जो यूएसए का कर्ज लिया था उसके बाद जब ये सारी चीज़ इंडिया पे वो टैक्सेज वगैरह बढ़ाया, फिर अमेरिका का जो डेब्ट था वो पूरा करने लगा, उस वक्त फिर आपका जो ब्रिटेन था ना फ्रेंड्स, वो इतना हायर हो गया था कि उसका देखो हायर इनकम्स भी होने लगा, देने लगा था सारे वर्कर्स को, और मोर फूड इंपोर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फूड भी इंपोर्ट करने लगा था ग्लोबल वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में। ठीक है, इतनी बातें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आऊँ दूसरे में, तो द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा रोल था फ्रेंड्स उस टाइम, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी आप कैसे किसी चीज़ को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी उस वक्त जरूरी भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो टेक्नोलॉजी एडवांसेज वेयर द रिजल्ट्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो टेक्नोलॉजी था ना फ्रेंड्स, वो आपका रिजल्टेंट उसका क्या मिला कि जो सोशली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली फैक्टर्स थे वो काफ़ी हद तक क्या हो गए थे, सही हो गए थे टेक्नोलॉजी की बदौलत। ठीक है, क्योंकि हम जो बात जाकर किसी से हम कर रहे थे, अब वो चीज़ क्या था, जैसे 16th सेंचुरी से पहले फ्रेंड्स हम जो भी बात कर रहे थे आपके स्किल्स से रिलेटेड, आइडियाज से रिलेटेड, आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो हम बात क्या कर रहे थे, एक दूसरे के पास जाकर। बट अब क्या था, ग्लोबल वर्ल्ड जैसे ही आया तो हम उस चीज़ों को टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखने लगे थे, जिस वजह से हमारे जो वर्ल्ड में था वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आना शुरू हो गया था। सोशल प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे या इकोनॉमिकल फैक्टर से किसी भी तरह से देखो तो उसमें क्या आया था, काफ़ी बड़ा चेंज आया था। ठीक है, It had a great impact on the transformation of 19th century such as railways, steamship and the telegraph। और ये जो था ना फ्रेंड, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इसका 19th सेंचुरी का, किस पे, आपके रेलवेज पे, आपके स्टीमशिप पे, आपके टेलीग्राफ पे, इन सब पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था टेक्नोलॉजी जब से आया था तब से। तीसरी चीज़ कि द रेफ्रिजरेटेड शिप्स ग्रेटली हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड आइटम्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। चाहे कितनी भी दूरी जानी हो फ्रेंड्स, उस टाइम पे आपका जो फ्रिज घर में होता है ना, फिर देखते हो फ्रेंड्स, फ्रिज में आप यदि सब्जी या फल वगैरह को रख रहे हो और एक सब्जी या फल को आप क्या कर रहे हो, बाहर रख रहे हो, तो आप इस चीज को ध्यान दोगे कि फ्रिज वाला जो भी आपका सब्जी या फल है या कोई भी रॉ मटेरियल्स है वो 4 या 5 दिन आपका चलता है। बट जैसे उस चीज को आप बाहर रखोगे, वो भी इस सड़ी हुई गर्मी में, तो वो चीज क्या होगा फ्रेंड्स, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, महक जाएगा, उसमें क्या हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो अब क्या करते, तो अब देखो उस टाइम पे भी तो गर्मी था ना फ्रेंड्स, उस टाइम भी तो सीजन बदलता था, तो वो क्या हुआ कि द रेफ्रिजरेटेड शिप्स ग्रेटली हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड आइटम्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि लंबी दूरी तय करने के लिए जो भी आपके रॉ मटेरियल्स ले जाए जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो कैसे ले जाते थे, रेफ्रिजरेटेड शिप्स के द्वारा। यानी कि वैसा शिप्स जो क्या हो, आपके ठंडक दे, आइटम्स को क्या रख सके, अच्छे से सिक्योर करके रख सके। ठीक है, वैसी चीज़ों का भी इन्वेंट हो चुका था उस वक्त इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। सोचो हम मान लीजिए कि मेरे को क्या करना है, 1 टन क्या करना है एप्पल्स दूसरे कंट्रीज को, मान लो कि कश्मीर से हमको पहुंचाना है, क्या मान लो किसी कंट्री को पहुंचाना है, नेपाल पहुंचाना है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, रेलवेज का सहारा लोगे या किसी का भी सहारा लोगे, तो उसको कैसे ले जाओगे आप, ऐसे ही काटन में, तो वो खराब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम गर्मी है ना, और किसी भी मौसम में तो वो तो खराब होगा ही ना। तो उसके लिए क्या करते थे हम, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का अभी तो एसी रेलवेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी रॉ मटेरियल्स को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो। अगले टॉपिक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, इट ग्रेटली फैसिलिटेटेड द शिपमेंट ऑफ फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि ये जो आपका टेक्नोलॉजी आया शिपमेंट वाला, उसके बाद जो शेयर किया जाने लगा मार्केट्स का, वो आपका बहुत बड़े बड़े कंट्री जैसे अमेरिका थे, ऑस्ट्रेलिया थे, न्यूजीलैंड थे, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में क्या होने लगे थे, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था उसको बढ़ावा दिया जाने लगा था फ्रेंड्स। इतनी बात। उसके बाद आगे बढ़ूं मैं फ्रेंड्स, तो लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म अगला टॉपिक, उसमें क्या था फ्रेंड्स कि लेट 19th सेंचुरी ऑल्सो सॉ लार्ज स्केल कॉलोनिज्म बाय द ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, जर्मन एंड अदर यूरोपियन पावर्स। यानी कि 19th सेंचुरी के आसपास ये देखा गया था कि कॉलोनिज्म जो था ना
वो काफ़ी कॉलोनिज्म मतलब क्या, बढ़ावा देना, कॉलोनीज बाई कॉलोनी मतलब कंट्री बाई कंट्री क्या हो रहा था, ट्रेड जो बढ़ावा दे रहा था, उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए थे फ्रेंड्स, बहुत बड़े स्तर पे हो गए थे, लार्ज स्केल पे, जिसमें क्या क्या था आपका फ्रेंड्स, उसमें था आपका ब्रिटिश था, आपका फ्रेंच था, आपका स्पेनिश था, पुर्तगाल था, जर्मन था, और भी यूरोपियन पावर जितने भी थे इस ट्रेड से जुड़ना स्टार्ट हो गए थे जब से 19th सेंचुरी का कॉलोनिज्म आया था तब। फिर उसके बाद फ्रेंड्स दीज कंट्रीज वेयर कॉलोनाइजिंग मोस्ट रीजन्स इन एशिया एंड अफ्रीका फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड रिलेशंस। यानी कि ये जो भी कंट्री थे ना फ्रेंड्स, वो अपनी कॉलोनाइजिंग को कहाँ कहाँ बढ़ा रहे थे, तो जितने भी आपके एशिया और अफ्रीका के बड़े बड़े रीजन, बड़े बड़े क्षेत्र थे, बड़े बड़े एरियाज थे जहाँ पे लोगों का हुजूम था, जहाँ पे लोगों का क्या था, बस समझ सकते हो, जनसंख्या जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा था, वहाँ पे इस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे कॉलोनाइजिंग के थ्रू, जिसमें आपका ट्रेड और रिलेशन से रिलेटेड बातें होती थी। ठीक है, कहाँ कहाँ, कौन सा एरिया, एशिया और अफ्रीका के एरियाज में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कि देयर सोसाइटी वॉज फार मोर सिविलाइज एंड दैट ऑल मस्ट फॉलो इन देयर फुट स्टेप्स। यानी कि इनकी जो सोसाइटी थी ना, वो भी काफी ज्यादा क्या थी, सिविलाइज थी, और सब लोग इसी के नक्शे कदम पे क्या चल रहे थे, आगे चल रहे थे। उसके बाद क्या था फ्रेंड, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मेनी यूरोपियंस कैम टू अफ्रीका टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस। मतलब 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग में बहुत सारे यूरोपियंस लोग आए, और अफ्रीका आने के बाद वो प्लांटेशंस और माइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्या हो गए थे, कारखाने या फिर काफ़ी सारे चीज़ें जो कि माइंस से रिलेटेड थी या प्लांटेशन से रिलेटेड थी, वो स्थापित किया जाने लगा था। मतलब अफ्रीका में भी यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स थी वहाँ अब स्थापित किया जाने लगा था प्लांटेशंस या माइंस से रिलेटेड, खान वगैरह, मतलब कोयला खदान है या फिर जो भी है प्लांटेशंस आप कर रहे हो, तो वो सारा चीज़ भी क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्री लोग अफ्रीका में बसाना शुरू हो गया था, अफ्रीका में वो चीज़ें करना शुरू, मतलब कि ट्रेड जो था वो फैलाते फैलाते अफ्रीका में आया और प्लांटेशंस और माइंस स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स दे वर हैप्पी विथ रेयरिंग कैटल एंड फार्मिंग फॉर देयर ओन फूड। वो खुश थे क्योंकि कैटल जो था और फार्मिंग जो था उनका, और उससे क्या हो रहा था, उनको अपना फूड मिल रहा था। मतलब दे वर हैप्पी विथ रियरिंग कैटल एंड फार्मिंग फॉर देयर ओन फूड। हैप्पी विथ है क्योंकि उनको सारा कुछ मिल रहा था, आपको कैटल चराने का एक जगह प्लेस भी मिल रहा था, और साथ ही साथ उनको खाने के लिए फूड्स भी मिल रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो क्या था फ्रेंड्स कि डिवास्टेटिंग कैटल प्लेग हिट अफ्रीका। अब देखो इसमें क्या था आपका कि एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी फ्रेंड अफ्रीका में उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये चाहता था, मतलब क्योंकि यूरोपियंस लोग तो किसी का नहीं हुआ फ्रेंड्स, इंडिया का किसी भी कंट्री का नहीं हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। उस महामारी का नाम था क्या, कैटल प्लेग, मतलब जितने भी जानवर लोग को था ना उनको प्लेग होना शुरू हो गया था अफ्रीका में। इट स्प्रीड ऑल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट विद इन 5 years एंड किल्ड अराउंड 90% ऑफ कैटल। दिस प्लेग डिस्ट्रॉयड द लिवलीहुड ऑफ मोस्ट अफ्रीकन्स। मतलब ये जब प्लेग आया था फ्रेंड्स तो 5 साल के अंदर अंदर ही 90% कैटल्स को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, मार दिया था। मतलब ये प्लेग जो बीमारी आई थी उसके बाद जानवर लोग मरना स्टार्ट हुए, और 5 साल तक जाते जाते आपके 90% कैटल्स जो थे क्या हो गए थे फ्रेंड्स, विलुप्त हो गए थे, मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। फिर आपका फ्रेंड्स कि दिस फोर्स द अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट, और यही चीज थी क्योंकि अब देखो जैसे ही कैटल्स लोग की डेथ हुई थी तो अफ्रीका लोग क्या हो गया था फ्रेंड्स, बिल्कुल लाचार हो गया था, नीडलेस हो गया था, कोई उसको कमाने का जरिया नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने क्या किया, लेबर मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया था। लेबर मार्केट्स की ओर पलायन करना उन्होंने शुरू किया था कि अब चलो मार्केट चलते हैं, वहीं हमको कोई काम मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमारे सारे कैटल्स लोग जो हैं क्या हो गए हैं, या तो बीमार हैं नहीं तो फिर मर गए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जब भी बाहर निकलो ना तो ग्लूकोज या फिर कुछ भी लेके निकलो, बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, आप तैयारी घर पे रहो ज़्यादातर, वो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ फ्रेंड्स कि इनडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। मतलब कि अब इंडिया से भी क्या हो रहा था फ्रेंड्स, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था लेबर का। ठीक है, उसमें क्या था कि 19th सेंचुरी
thousands of Indian laborers were went to work in plantations, mines and other construction in project around the world. अब जो 19th सेंचुरी का टाइम था ना फ्रेंड्स, उस वक्त इंडियंस में भी ये चीजें थी कि इंडियंस लेबर जो भी थे वो आपके प्लांटेशंस और माइन से रिलेटेड वर्क के लिए या अदर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी था वो वर्ल्ड में खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो जब वो इंडिया में ये चीजें कर रहे थे तो उसका सारा टैक्स, उनका सारा पूंजी, सारा क्या ब्रिटेन ले जाता था। इस वजह से इनको क्या लग रहा था कि चलो अब क्या करते हैं, हम वर्ल्ड में अपना ट्रेड को या वर्ल्ड में अपने जो भी लेबर है, जो भी लेबर ट्रेड है उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 19th सेंचुरी तक हजारों लेबर्स लोग क्या हो गए थे, वर्ल्ड पे अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या जो भी था वो इंट्रोड्यूस करना या काम करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद पीपल इन द रूरल एरियाज वे आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू मैनेज देयर एक्सपेंसेज। और जो गांव के लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपना जो खर्च था वो चला नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। कैसे चलाएगा कोई, उनके पास मतलब कमाने का अब जरिया नहीं रहा था, जिस वजह से क्या था कि पीपल इन द रूरल एरियाज वे आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस। जो भी उनका खर्च बढ़ रहा था उनको वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से भी क्या हो गया थे, वो लोग लेबर लोग जो थे माइग्रेट कर रहे थे इंडिया से। अगला टॉपिक तो है फ्रेंड्स कि ऑल दिस लेबरर्स नीडेड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस कुड दे ट्रेवल टू इंडिया। इसमें ये शर्त अभी मैंने पहले ही बताया था ना, वही चीज यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जितने भी लेबर्स थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया गया था। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था फ्रेंड, वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि यदि 5 साल तक आप मेरे यहाँ क्या करोगे, सर्विस दोगे, और 5 साल के बाद ही आप क्या करोगे, इंडिया में मतलब इंडिया वापस जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो है फ्रेंड्स इंडियन इंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, मतलब कि इंडिया जो था वो अब बड़े लेवल पे आना स्टार्ट हो गया था, जिसमें आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड स्मॉल पीजेंट्स नीडेड कैपिटल टू ग्रो द फूड फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड। यानी कि इस पीरियड में जो छोटे छोटे किसान थे उनको क्या थी, पूंजी की जरूरत थी। वर्ल्ड लेवल पे अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए उनको कुछ प्रिंसिपल यानी कि कुछ पूंजी चाहिए थी। ठीक है। दिस इज वेयर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लाइक शिखापुरी एंड नाट्टू कोटाई चेटियंस स्टेप्ड इन। दो आपका क्या आया था, इंटरप्रेन्योर्स आया था। कौन कौन सा था, एक आपका फ्रेंड्स शिखापुरी एक था, एक आपका शिखापुरी था, और एक क्या था आपका फ्रेंड्स नट्टू कोटाई चेटियंस। नट्टू काका मत समझ लेना, ठीक है। ये आपका क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद दे फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बाय यूजिंग देयर ओन फंड्स बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। मतलब कि क्या हो गया था फ्रेंड्स कि वो क्या हो गया फ्रेंड्स, जो भी आपका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हो रहा था वो बाय यूजिंग देयर फंड्स बोरोड बाय यूरोपियन बैंक्स, मतलब कि जो भी आपका एक्सपोर्ट हो रहा था ना वो यूरोपियन बैंक से फंड लेकर किया जा रहा था। इस वजह से भी इंडियन इंटरप्रेन्योर जो था उसको इंडियन इंटरप्रेन्योर्स जो था उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। आगे बढ़ूं मैं फ्रेंड्स, तो आपका लास्ट क्या है, इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। मतलब इंडियन जो ट्रेड था, कॉलोनिज्म जो था और ग्लोबल सिस्टम, इसका तीनों का मर्जिंग क्या था। तो देखो, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम इंडिया फॉर गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन ये चाहता था कि हम इंडिया से कॉटन लेंगे और उसको पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये चीजें ही इंडिया को ब्रिटेन के अगेंस्ट ले गई थी, जिस वजह से इंडिया जो था वो पलायन करना चाह रहा था, माइग्रेट करना चाह रहा था फ्रेंड्स वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डिफरेंट सेक्टर्स में। तो देखो, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम इंडिया फॉर गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कॉटन एंड द इंडियन एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम 30% इन अराउंड 1800 टू 3% इन 1870s। अब देखो, ये सारी चीज साथ साथ दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कॉटन, और जो इंडिया से कॉटन का खेती होता था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, द इंडियन एक्सपोर्ट डिक्लाइंड 30% इन अराउंड 1800 टू 3% इन 1870s। मतलब कि जो पहले 30% था फ्रेंड्स उसको घटाकर क्या कर दिया गया था, 3% कर दिया गया था। सोचो कितनी ये गलत बात थी कि जो हमें 30% जहां पे मिलना था वहां पे हमको 3% दिया जाता था, और आपका जो इंडियन एक्सपोर्ट था उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा था ग्लोबल वर्ल्ड में, लेकिन उसका फायदा इंडिया को
थोड़ा भी नहीं मिला था फ्रेंड्स, क्योंकि भागी जो भी काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन के अंडर में कर रहे थे हमारे इंडियंस लोग। ओके, अगली बात कि फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। इस बीच जो आपके इंडिया से अनाज थे, आपके जो भी रॉ मटेरियल्स थे, उसका एक्सपोर्ट्स होने लगा था फ्रेंड्स इंडिया से ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद पूरे वर्ल्ड में। सोचो, फूड ग्रेन्स भी हमारा, रॉ मटेरियल्स भी हमारा, टैक्स भी हम ही दे, टैक्स भी लगता था फ्रेंड्स, और ऊपर से हमें मतलब उपजा तो हम रहे थे, लेकिन फायदा क्या, पूरी दुनिया को और ब्रिटेन को पहुंच रहा था। तो वही चीज था फ्रेंड्स कि फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। जो हमारा जो भी रॉ मटेरियल्स था या फूड ग्रेन्स था, अनाज था, जो भी आपका भले ही ब्रिटेन जा रहा था, और ब्रिटेन वो क्या कर रहा था, अपना कूटनीति इस्तेमाल करके क्या कर रहा था, वो पूरी दुनिया में उस फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल को क्या कर रहा था, पहुंचा रहा था और अपना इंट्रोड्यूस करवा रहा था ग्लोबल वर्ल्ड में। उसके बाद ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प पे कॉल्ड होम चार्जेस। अब ब्रिटेन क्या कर रहा था फ्रेंड, जो भी आपका ट्रेड कर रहा था उसमें इंडिया की तो भागीदारी थी इंडिया में, बट उसके बावजूद भी उसको फायदा कब पहुंचा इस चीज को लेकर, क्योंकि वो पे कर रहा था वो कॉल्ड होम चार्जेस। जो भी वो पे कर रहा था ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया से क्या कर रहा था, ट्रेड लेकर, इंडिया से सामान लेकर जो वो पे कर रहा था, वो आपका क्या था, होम चार्जेस कहलाता था। दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंस होम बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेड्स, एक्सटर्नल डेप्ट एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। मतलब क्या फ्रेंड्स कि जो भी आपका पे हो रहा था होम चार्जेस, उसमें इंक्लूड क्या क्या था फ्रेंड्स, उसमें आपका इंक्लूड था ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, उसमें इंक्लूड थे। और कौन कौन इंक्लूड थे फ्रेंड्स, एक्सटर्नल डेप्ट इंक्लूड थे। एक्सटर्नल डेप्ट में बाहर से जो भी कर्ज लिया गया था वो आपका था, और साथ ही साथ फ्रेंड एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे चीजें थे जो कि ब्रिटेन ट्रेड के ड्यूरिंग में ये सारी चीजें कर रहा था। तो देखो अभी क्या हुआ, आपका 19वीं सेंचुरी खत्म हुआ। अगले क्लासेज में जब मैं आऊंगा, देखो एक मिनट, जब मैं अगले क्लास में आऊंगा फ्रेंड्स, अगले क्लास में आने के बाद मैं आपको इंटर वॉर इकोनॉमी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाना ही था फ्रेंड। 19वीं सेंचुरी हम सोचे थे कि इसको एक क्लास में खत्म कर दे सारा, बट 19वीं सेंचुरी में फ्रेंड्स पहले आपको ये 3 बताना था आपका, ठीक है, उसके बाद फ्लो बताना था 3, उसके बाद फिर आपका फ्रेंड्स 7 टॉपिक्स उधर था। तो इसको पढ़ाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स इतना टाइम, क्योंकि हम देखो लंबा वीडियोज इसलिए भी नहीं बनाना चाह रहे ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि ये भी चीज़ें मायने रखती है। हम जानते हैं कि वीडियोज देखने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, खुद को सुला देते हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए ही मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो टाइम लगेगा, डजेंट मैटर, 1 नहीं 2 वीडियोज में होंगे, लेकिन जो भी पहुँचेंगे आपके पास कंटेंट्स अच्छे वाले पहुँचेंगे। तो देखो अब मैं इंटर वॉर इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर इरा, और इसके साथ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, यही तो मेन है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जितना ज्यादा आप देखे हो। नेशनलिज्म इन इंडिया का आपने यदि पीडीएफ्स वगैरह देखा होगा तो देखा था मैंने कैसे एक्सप्लेन किया सारे को फ्रेंड्स, सबको पॉइंट वाइज उसी चीज को आपको देखना है। ठीक है, तो आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इंटर वॉर इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर इरा खत्म करूंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, उसके बाद मैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो अभी टॉपिक है 3rd वाला, उसको मैं करूंगा। तो आपका हिस्ट्री का टॉपिक आई थिंक फ्रेंड्स 3 से 4 दिन में आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी में आऊँगा, उसमें 10 दिन लगेगा फ्रेंड्स, मान सकता हूँ। आपका फिर सिविक्स में आएंगे, उसमें आपके 10 दिन लग सकते हैं। कुंदन सर अभी इसलिए भी नहीं आ रहे फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि वो भी थोड़े इशू चल रहे हैं, तो नो